गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मालम दिव्यस और आज हम स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 8 उसका जो लास्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूकैरियोटिक सेल्स इन द सेंस बैक्टीरिया के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, इन द यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंक्लूड होंगे। राइट, तो देखते हैं आगे। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, राइट, मतलब कि प्रोटिस्टास, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब किसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब कि जो भी यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइट, साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी खुद की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम आगे डायग्राम देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर आइडिया आ जाएगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर तो प्रेजेंट है ही, बट जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इन द सेंस माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, राइट, प्लास्टिड्स, ये सभी चीज़ें जो प्रेजेंट है उनकी खुद की उसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ एन न्यूक्लियर एनवेलप, मीन्स के इनके पास न्यूक्लियस होता है जिसका खुद का न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट, इन एडिशन, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure। मतलब कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स के पास लोकोमोटरी इन द सेंस लोकोमोशन के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इन द सेंस उसका स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। मतलब कि ये सभी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट वो जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो मतलब कि फ्री डीएनए नहीं होता, राइट, मतलब कि वो जैसे हमें पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के, बट ये जो डीएनए है इन द सेंस जेनेटिक मटेरियल जो भी है, राइट, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में, मतलब कि एक साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है प्रेजेंट। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो नॉन आइडेंटिकल है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। मतलब कि अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स के पास क्या होता है, तो खुद की सेल वॉल होती है। देन प्लास्टिड्स इन द सेंस जिसके पास क्लोरोफिल, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लाइक थाइलेकोइड्स एंड ग्रेना सिस्टम, वो जिनके भी पास प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बोला गया है। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, राइट, ये तीनों चीज़ें प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। बट अगर हम कंपेयर करें एनिमल सेल से तो एनिमल सेल्स के पास ना तो सेल वॉल होती है,
ना ही प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, स्ट्रोमा, ग्रेना ये सभी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर हमें कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम भी अगर धूप में खड़े रहते तो हम खुद ही अपना खाना बना लेते, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, हमारे अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो लार्ज नहीं होता, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हैव सेंट्रियोल्स, राइट। एनिमल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ठीक है, मतलब कि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट सेल के पास एब्सेंट होते हैं, राइट। मोस्टली जितने भी प्लांट सेल है उन सभी में ये एब्सेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है वो है प्लांट सेल के बारे में, और नीचे जो उसके बाद आपको डायग्राम दिया गया है वो है एनिमल सेल के बारे में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, वो बहुत बड़ा है, राइट। अगर वही चीज़ हम प्लांट्स एनिमल सेल के अंदर देखें तो वैक्यूल आप देख सकते हो कि नहीं दिख रहा है आपको, वैक्यूल यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया है, राइट। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने दूसरा क्या डिफरेंस देखा था, तो सेल वॉल आप देख सकते हो कि जो भी प्लांट्स है उसके पास खुद की सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। सेल वॉल खुद की प्रेजेंट होती है उनके पास, मतलब कि आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल एंड मिडल, राइट। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं हो, मतलब कि सेल वॉल तो है, ठीक है, बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में है। आफ्टर दैट अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। वन इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स तो हम पढ़ चुके हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया है, रिबोसोम्स है, और रिबोसोम्स जो होते हैं वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, राइट। मतलब कि वो हम आगे भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, बट आप पढ़ चुके हो कि रिबोसोम्स जो है वो क्या काम करते हैं, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन लाइसोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी चीज़ें हम मोस्टली इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको दी गई है वो सभी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि जो प्लांट सेल में जो एक चीज़ नहीं थी वो क्या था, एक तो माइक्रोविली प्रेजेंट नहीं था, देन सेंट्रियोल भी प्रेजेंट नहीं था। उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स है, देखो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइट, फिर साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, मोस्टली सभी जो चीज़ें हैं वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थी और एनिमल सेल में भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। तो अब हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा आपको अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछे तो भी आपको सेल मेम्ब्रेन ही लिखना है। एक चीज़ और कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, राइट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की लेयर है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, राइट। और ये जो सेल वॉल होती है वो डेड सेल से बनी हुई होती है इन द प्लांट्स। आगे देखते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एविडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। मतलब कि आफ्टर 1950, राइट, 1950 के में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, राइट, मतलब कि वो जो इन्वेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी की गई थी। क्यों? क्योंकि तभी तक किसी को भी पता नहीं था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब
जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो उसके ऊपर से हम लोग जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, उन सभी की जो लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर पा रहे थे। आफ्टर दैट मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन ब्लड सेल, मतलब कि RBCs, राइट, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। मतलब कि ह्यूमन सेल्स के अंदर जो RBC प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है। These studies shows that the cell membrane is composed of lipid that are arranged in a bilayer। मतलब कि ये जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स से बनी हुई होती है और बाइलेयर होती है। देखो लिपिड्स बाइलेयर, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब कि इस तरह से आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, राइट। उसके साथ एक टेल अटैच्ड है, ब्लैक कलर का आपको बताया गया है, यहाँ पर वो टेल है, राइट। वैसे ही नीचे भी स्ट्रक्चर ऐसे दिया गया है आपको। तो ये क्या हुआ, ये दोनों तरफ जो ये आपको लेयर दिख रही है वो कौन सी है, तो लिपिड की लेयर है। इन दोनों लेयर्स की वजह से ही हम लोगों ने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, मतलब कि ऊपर की साइड भी लिपिड की लेयर है और नीचे की साइड भी लिपिड्स की लेयर प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outside and the hydrophobic tail towards the inner side। देखो अब आप लोगों की क्या बोला गया कि यहाँ पर जो भी लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड में जो पोलर हेड मतलब कि ये ऊपर के जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, उसे हम कहेंगे पोलर हेड। तो ये जो पोलर हेड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द आउटर साइड, राइट, मतलब कि बाहर की साइड पोलर हेड प्रेजेंट है। और पोलर हेड के साथ जो टेल अटैच्ड है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, टेल अटैच जो है वो टेल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द इनर साइड, मतलब कि अंदर की साइड प्रेजेंट है, जो हाइड्रोफोबिक होती है, राइट। आफ्टर दैट this ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉन पोलर टेल होती है वो किसी भी एक्वायस एनवायरनमेंट से बच जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आगे ही बोला कि जो टेल है वो किस तरह से होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, राइट। हाइड्रोफोबिक इन द सेंस वो वाटर हीटिंग होते हैं, मतलब कि पानी की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते बट उससे दूर जाती है। ठीक है। जैसे कि लिपिड के बारे में अगर आपको बोलूँ, सिंपली आपको अगर लिपिड्स के बारे में बोलूँ तो जो ऑयल है वो भी वन टाइप ऑफ फैट्स या फिर लिपिड्स है। ठीक है। अगर आप पानी एंड वाटर दोनों को एक साथ मिक्स करो तो क्या वो मिक्स होते हैं? नहीं, वो दोनों मिक्स नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आपको बोली गई है कि जो लिपिड बायलेयर होती है उसकी जो टेल है, राइट, वो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक इन द सेंस वो वाटर से दूर जाते हैं, वाटर हेटेड होते हैं या फिर वाटर हेटिंग होती है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है हेड के साथ अटैच्ड, राइट, वो एक तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है और दूसरी तो कि वो जो आउटर एक्वायस एनवायरनमेंट है उससे उसे बचाती है। देन आफ्टर द लिपिड कंटेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉलीफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड्स या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, तो फॉस्फोग्लिसराइड्स, राइट, या फिर फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोगों ने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की
तो हमें क्या पता चला कि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो जस्ट लिपिड बाइलेयर से ही बनी हुई है, ठीक है। बट उसके बाद हमें पता चला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स तो आप लोगों को पता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेंस शुगर, राइट। शुगर जो है वो भी वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको यहाँ पर बोला गया लिपिड बाइलेयर तो है ही, राइट, या फिर कोलेस्ट्रॉल, फैट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोटीन, राइट, प्रोटीन ऊपर की सरफेस पर भी है और नीचे की सरफेस पर भी है। वो वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, राइट, मतलब कि बाहर के सरफेस एरिया में से अगर कोई किसी भी चीज़ को अंदर ले जाना हो तो उसके अंदर हेल्प करते हैं, या फिर अंदर की सरफेस में किसी भी चीज़ को बाहर निकालना हो तो वहाँ पर ये जो प्रोटीन्स एंड शुगर होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और शुगर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब कि प्रोटीन के साथ ही शुगर्स अटैच्ड होती है, राइट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप, मतलब कि जो रेशियो होता है प्रोटीन एंड लिपिड का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कि अलग अलग सेल के अंदर वो चेंज होते रहता है, अलग अलग होता है। इन ह्यूमन बींग्स the membrane of the erythrocyte has approximately, erythrocytes in the sense RBC, right, erythrocyte in the RBC उसका दूसरा नाम है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मतलब कि ह्यूमन की जो भी मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, या फिर इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जो लिपिड कंटेंट है वो प्रोटीन कंटेंट है वो 52% है, और जो फैट कंटेंट है वो 40%, या फिर लिपिड कंटेंट जो है वो 40% है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, राइट, मतलब कि एक्सट्रैक्शन इन द सेंस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये जो प्रोसेस होते हैं ना उसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना वो दो तरह से क्लासीफाई होता है, एक जो है इंटीग्रल और दूसरा है पेरिफेरल। पेरिफेरल इन द सेंस जो सरफेस एरिया पर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है ना उसे हम कहेंगे पेरिफेरल, और इंटीग्रल इन द सेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे इंटीग्रल, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कि पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऑन द सरफेस, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane, या फिर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, या तो वो लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होंगे, या फिर वो टोटली बरीड तो होंगे ही मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर दूसरी साइड भी वो बाहर निकल जाएंगे। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है और यहाँ से ये बाहर निकल गया, मतलब कि वो इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है उसके बीच में भी आपको ये जो प्रोटीन है वो तो देखने में मिलेगा ही, ठीक है। आगे देखते हैं। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, right, in 1972, ठीक है। Widely accepted as a fluid mosaic model, जो हम लोगों ने अभी पीछे जो डायग्राम देखा था ना वो किसका डायग्राम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम था। Then according to this the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the oral bilayer, मतलब कि यहाँ पर जो लिपिड लेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना लिपिड बाइलेयर के बीच में, जो प्रोटीन प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में जो भी मूवमेंट होते हैं वो होने देते हैं, या फिर कुछ टाइम पर ऐसा भी होता है वो रोक देते हैं, एनेबल्स, राइट, मतलब कि वो रोक देते हैं जो भी मूवमेंट हो रहा है ना आउटर सरफेस, मतलब कि पेरिफेरल सरफेस में से इंटीग्रल सरफेस, या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स में से जो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो भी आउटपुट इनपुट करते हैं वहाँ पर वो रोक देते हैं। देन
दिस एबिलिटी टू मूव विद द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी, और उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्लूइडिटी। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। देखो, अब ये जो भी सेल है उसके अगर फ्लूइड नेचर जो है, मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो बहुत अलग अलग तरह से सेल के ऊपर वर्क करता है, रिस्पॉन्स करता है। एक तो है सेल ग्रोथ, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, राइट। मतलब कि इंटरसेल्यूलर जंक्शन इन द सेंस सेल टू सेल जो अट्रैक्शन होता है ना, राइट। मतलब कि देखो, यहाँ पर एक सेल था, वो किसी भी दूसरे सेल के साथ अगर अटैच्ड है, राइट, तो यहाँ पर कुछ एक जंक्शन बनाना, इन दोनों के बीच में जो भी जंक्शन क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे इंटरसेल्यूलर जंक्शन, राइट। देन नेक्स्ट वन इज द सिक्रेशंस। मतलब कि आप लोगों को पता है जितने भी मतलब कि सेल्स होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं, राइट। मतलब कि कोई भी एक वन टाइप ऑफ फ्लूइड बाहर निकालते हैं। देन एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं। लास्ट वन इज द सेल डिवीजन। ये सभी चीज़ों में वो हेल्प करता है। आफ्टर दैट, one of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it। समझ में आया? ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। एक तो इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन से इंटरनल मेम्ब्रेन तक वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it। मतलब कि वो कैसे होते हैं, तो सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि सभी मॉलिक्यूल्स को वो अंदर बाहर जाने नहीं देते। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वो अंदर बाहर जाने देते हैं या फिर मूवमेंट करने देते हैं। ठीक है, अगर सभी मॉलिक्यूल्स को अगर वो मूवमेंट करने देंगे तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हार्मफुल है किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल सेल के लिए, ठीक है, तो अगर उनको भी अंदर आने देगा तो वो सेल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी सेल्स होते हैं या फिर मेम्ब्रेन होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने तो देती है बट विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, मतलब कि उसको एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उस टाइप के जो भी मूवमेंट है उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, राइट, कोई भी मॉलिक्यूल वो मेम्ब्रेन की मतलब कि इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट, पास तो होते हैं बट विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, तो उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस इन द सेंस किसी भी अगर दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करें, देखो अगर दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं हम, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ पर वाटर है, राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई होगा? ऑब्वियसली शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो क्या होता है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में से जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, देखते हैं क्या है ऑस्मोसिस। न्यूट्रल सॉल्यूशन में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अगर न्यूट्रल सॉल्यूट्स हुए तो वो सिंपल डिफ्यूजन से वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। अगर वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, वाटर क्या करता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मूव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। मतलब कि किसका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर? मूवमेंट ऑफ वाटर बट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आया?
सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है वो अगर मेम्ब्रेन में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। बट अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस हुई और अगर हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस चाहिए, मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर, राइट, तो उसके अंदर भी यही चीज़ हो रही है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है बट वाटर का, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब लास्ट जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। एज द पोलर मोलिक्यूल कैनॉट pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein for the membrane to facilitate their transport across the membrane। मतलब कि अगर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो वो क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन जो है, राइट, मतलब कि जो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है वो उसे अंदर आने देगी नहीं, या फिर अंदर से बाहर भी नहीं जाने देगी। तो तब क्या होगा कि उसे कोई भी कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन जो उसे बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ले जा सके। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration। मतलब कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट तो होते हैं बट कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। उल्टा हो गया मतलब कि अगर हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है। बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन में से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सच अ ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। समझ में आया, मतलब कि इसके अंदर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। in which ATP is utilized and is called active transport। इसके अंदर क्या होगा कि एक तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कौन से फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में। ATP इन द सेंस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, और इस तरह की जो भी प्रोसेस होगी इसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू। तो आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन वो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले तो एस यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स द एन outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं कि जो भी सेल वॉल होते हैं ना वो किससे बने हुए होते हैं, तो एक तो डेड सेल से बने हुए होते हैं और दूसरी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करते हैं। देन सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल and protect the cell from the mechanical damage and infection। बराबर, मतलब कि सेल वॉल का काम बोला गया आप लोगों को कि वो जस्ट खाली किसी भी सेल को जस्ट शेप देने के लिए या फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। प्रोटेक्ट किस में से, तो एक तो इन्फेक्शन या फिर कोई भी मैकेनिकल डैमेज होगा, प्लांट को किसी भी तरह से डैमेज हुआ होगा, राइट, तो वो उसमें तो हेल्प करेगा ही बट उसके अलावा भी उसका एक इम्पोर्टेंट काम है जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एक चीज़ आपको बोली गई है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन, जो मैंने आपको अभी ही बोला था, सेल टू सेल इंटरेक्शन, राइट, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है ना उसे हम कहते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। और वो क्या करेंगे कि जो भी प्लांट्स के लिए अनरिक्वायर्ड, राइट, अनरिक्वायर्ड या फिर कोई भी हार्मफुल जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उसको वो प्लांट के अंदर एंटर करने देंगे नहीं,
राइट, मतलब कि वो जो हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो अंदर आने देंगे नहीं और वन टाइप ऑफ बैरियर की तरह वो वर्क करेंगे, ठीक है, मतलब कि बैरियर इन द सेंस किसी भी तरह के शील्ड, ठीक है, वैसे वर्क करेंगे। देन आफ्टर आल्गी में सेल वॉल, आल्गी की जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मतलब अगर हम आल्गे के बारे में बात करें तो उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो एक तो सेल्यूलोज, दूसरा है गैलेक्टन्स, देन मेनस और मिनरल्स, मिनरल्स में आपको बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी चीज़ों से बना हुआ होता है। वाइल इन अदर प्लांट्स इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर वो किससे बने हुई है, तो एक तो सेल्यूलोज है, दूसरा हेमिसेल्यूलोज, देन पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, इन सभी चीज़ों से वो बना हुआ होता है, ठीक है। देन द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminish as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell, मतलब कि अगर कोई भी यंग प्लांट होगा तो सबसे पहले जो वॉल डेवलप होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी वॉल डेवलप होगी, राइट, और ये जो प्राइमरी वॉल डेवलप हुई है वो क्या होगी, जैसे जैसे प्लांट का ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो प्राइमरी सेल वॉल थी उसका भी ग्रोथ बढ़ेगा, राइट। तो अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल थी ना उसका जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा, मतलब कि मैच्योर होते जाएंगे, राइट, वो जो सेल्स थे प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, वो जो सेल्स थे वो भी मैच्योर होते जाएंगे, तो वो डायरेक्टली किसके अंदर फॉर्म होंगे, सेकेंडरी सेल्स के अंदर, राइट। और दूसरा क्या होगा कि उसके अंदर मतलब कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल थी, राइट, प्राइमरी सेल वॉल अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्राइमरी सेल वॉल थी वो मैच्योर हो चुकी है और उसके अंदर एक दूसरी सेल वॉल डेवलप होगी जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, राइट। सेकेंडरी सेल वॉल इन द सेंस जो न्यू सेल्स जो डेवलप हो रहे हैं ना वो कहाँ पर होंगे, अंदर की साइड से डेवलप होंगे, राइट, बाहर की साइड से न्यू सेल्स डेवलप नहीं होते, अंदर की साइड से दूसरे जो न्यू सेल्स डेवलप हो रहे हैं वो अब क्या करेंगे, तो अंदर सेल के अंदर एक प्रोटेक्टिव सरफेस लेयर फॉर्म करेंगे, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखा था, जाइलम फ्लोएम के अंदर, राइट, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, वो सभी चीज़ों के अंदर था ये चीज़। द मिडल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच फोल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अब अगर हम मिडल लेमेला की बात करें, राइट, मिडल लेमेला इन द सेंस बीच की जो लेयर होती है ना मिडल लेमेला, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो किससे बने हुए, एक तो है कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई है, दूसरी चीज़ वो कैसे वर्क करेगी, एज अ ग्लू, राइट, ग्लूस की तरह वो वर्क करेगी इन द सेंस गम, एंड वो जो उसके नेबरिंग सेल्स जो होते हैं वो सभी सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखने में भी वो हेल्प करेंगे। देन द सेल वॉल एट द मिडल लेमेला में बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। अब आपको अगर ये पॉइंट समझना है, इन द सेंस आपको इसके अंदर बोला क्या गया है कि जो सेल वॉल होती है वो मिडल लेमेला तक एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, बट अटैच कैसे होगी, वो सेल टू सेल कॉन्टेक्ट से ही अटैच्ड होंगी ना, मतलब कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर सेल है, मतलब कि अगर इसे कह दें हम कि ये सेल वॉल के सेल्स है, यहाँ पर जो सेल है उसे हम कह दें कि ये लेमेला के सेल है, तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा, राइट, तो ही एक दूसरे का साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर पाएगा ना, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना होगा, वो मैं आपको पहले डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपको प्लाज्मोडेस्माटा का डायग्राम समझना था, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 184 पर आप लोगों को डायग्राम दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, उसके बाद जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, ये सभी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने बोला क्या था कि जो सेल वॉल है वो मिडल लेमेला तक अटैच तो होती है, बट
वो कैसे अटैच होते हैं? विद द सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। और सेल टू सेल इंटरेक्शन करने के लिए हेल्प कौन करता है? तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, इन सभी चीज़ों के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्पेस दी गई, एक छोटी छोटी स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी स्पेस प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सभी सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ना, वही काम क्या करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इसी तरह से प्लाज्मोडेस्माटा वर्क करता है, राइट। तो अभी आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका होगा कि सेल वॉल किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन, राइट, मतलब कि अंदर की तरफ बात की गई। एंडो मतलब कि अंदर की तरफ। While each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system. मतलब कि जैसे कि हमको पता है कि अलग अलग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का काम भी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, उसके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। तो इन सभी जो भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है उन सभी को एक साथ अगर हम अटैच कर दें तो वो उससे क्या फॉर्म होगा? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होगा। इन द सेंस ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, मतलब कि सॉरी, जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सभी ऑर्गेनेल्स को अगर वर्क करना है प्रॉपरली तो वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। मतलब कि ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सभी एक दूसरे के साथ अटैच तो होते ही है किसी ना किसी तरह से, तो ही वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली गई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, देखो ये चीज़ आपको याद रखने के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, देन दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल। मतलब कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट वन इज द गोल्गी apparatus, थर्ड वन इज द लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज द वैक्यूल्स। ये 4 चीज़ें ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, याद रखना, राइट। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा जो भी पोर्शन है उसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ये तीनों जो ऑर्गेनेल्स है वो जो ऊपर के ऑर्गेनेल्स थे ना, मतलब कि ER, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, उनके साथ अटैच नहीं होते, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम है उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, राइट। समझ में, अगर सिंपल में बोले तो क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो वो सभी सेल्स को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बट अगर कोई भी ऐसे सेल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते तो वो सभी सेल्स को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? उसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको अलग ही रहने देंगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो थियरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप देख लो, राइट, ये क्या है? सबसे बीच में न्यूक्लियस है, राइट, और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ ही
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अटैच होता है ऑलवेज। मेनली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच्ड होता है। अब होगा क्या इसके अंदर, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या होगा कि न्यूक्लियस में से जो भी डीएनए बाहर निकलेगा ना, राइट, वो कहाँ पर जाएगा, न्यूक्लियर पोर थ्रू बाहर आएगा और किसके कांटेक्ट में आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में। ठीक है, जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या फॉर्म करेंगे, रिबोसोम्स फॉर्मेशन करेंगे। और एक चीज़ आपको पता है कि रिबोसोम्स जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आगे बात करें तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज़ आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, राइट। क्या बोला गया है आपको कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अगर रिबोसोम्स के साथ अटैच्ड होंगी तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। मतलब कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ रिबोसोम्स अटैच्ड हैं तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर रिबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब कि उसकी सरफेस पर रिबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एकदम इजी है, राइट। आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। मतलब कि क्या हुआ कि टाइनी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन हुए थे, राइट, और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में वो स्कैटर्ड थे, राइट। न्यूक्लियस के साथ अटैच थे, बस साइटोप्लाज्म में वो स्कैटर्ड थे। तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, ER, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, मतलब कि अंदर की सरफेस जो होते हैं ना उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। एक तो जो है वो है ल्यूमिनल, मतलब कि इनसाइड द ER, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यहाँ पर जो सरफेस है ना सब उसके बारे में, इनसाइड द ER, जिसे हमने कहा है ल्यूमिनल। दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब कि जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी ल्यूमिनल प्रेजेंट है ना, जो साइटोप्लाज्म के साथ जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है ना, उसे हम लोगों ने कहा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद the ER often shows ribosomes attached to their outer surface, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है तो रिबोसोम्स जो है वो उसकी आउटर सरफेस के साथ अटैच्ड हैं। The ribosomes the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called the rough endoplasmic reticulum। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी अगर आउटर सरफेस के साथ अगर रिबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन आफ्टर इन द एब्सेंस ऑफ रिबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि अगर रिबोसोम्स जो है वो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। After that, rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells activity involved in the protein synthesis and secretion, मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम कहाँ पर होगा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन के अंदर। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब कि वो बहुत, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के उसके साथ वो डायरेक्टली कंटिन्यूस कनेक्टेड होता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, राइट। देखो 2 चीज़ हुई इसके अंदर कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वहाँ पर क्या सिंथेसिस हो रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और दूसरा सिक्रेशन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या सिक्रेशन हो रहा है, सिंथेसिस क्या हो रहा है तो लिपिड सिंथेसिस हो रहा है।
right? In animal cell, lipid like steroidal hormones are synthesized in SER. मतलब कि आपको बोला गया है कि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, तो जो भी स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स जो है ना वो सिंथेसिस कहाँ पर हो रहे हैं, तो SER के अंदर सिंथेसिस हो रहे हैं, राइट? आगे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्गी एपैरेटस, ठीक है? तो गोल्गी एपैरेटस भी किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, ठीक है? बात करते हैं तो कैमिलियो गोल्गी, राइट, इन 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। मतलब कि कैमिलियो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले किसको, तो गोल्गी एपैरेटस को। और वो गोल्गी एपैरेटस जो था वो कहाँ पर प्रेजेंट था, नियर द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के बाजू में प्रेजेंट था। देयर वेर लेटर नेम्ड एज गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, उसी के नाम के ऊपर से इन ऑर्गेनेल्स को नाम दे दिया गया गोल्गी एपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टेनी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायग्राम। देखो आपको यहाँ पर बोला गया है कि वो कैसे बने हो, एक तो फ्लैट, यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में क्लियरली कि वो फ्लैट स्ट्रक्चर है। दूसरा डिस्क शेप, यहाँ पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, राइट? दूसरा क्या नाम दिया गया है, इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर को दूसरा नाम दिया गया है क्रिस्टिनी, राइट, सिस्ट्रीन। तो ये जो सिस्ट्रीनी है वो उसका डायग्राम क्या, डायमीटर क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर उसका डायग्राम, मतलब कि एकदम छोटा, बहुत स्मॉल होता है वो, ठीक है? दिस आर स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर। स्टेक्ड इन द सेंस वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर देख सकते हो एक सिस्ट्रेनी है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि जितने भी सिस्ट्रेनी जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड तो हैं, बट दे ऑल अटैच्ड पैरेलली, मतलब कि वो पैरेलली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। देन वेरिड नंबर ऑफ सिस्ट्रेनी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि उसका जो नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कोई भी एक सेल ले ले तो उसके अंदर इतनी ही सिस्ट्रेनी प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मतलब कि नंबर चेंज होते रहते हैं। तो गोल्गी सिस्ट्रेनी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes और फॉर्मिंग फेस। मतलब कि क्या होता है कि ये जो गोल्गी सिस्ट्रेनी है वो कहाँ पर अटैच होती है, नियर द न्यूक्लियस। एक तो आपको बोला गया है कि वो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होती है, उसके नज़दीक में प्रेजेंट होती है। दूसरा कि वो विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिंस, कॉन्वेक्स टाइप ऑफ सिस्ट्रेनी, ठीक है? कॉन्वेक्स सिस्ट्रेनी फॉर्म करते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि फॉर्मिंग फेस, राइट? फेस की साइड वो प्रेजेंट होती है। दूसरी कॉनकेव ट्रांस, राइट? सिस और ट्रांस आप लोगों को पता होगा, मैं भी केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, सिस ट्रांस, उसका यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। तो ट्रांस का अगर बात करें तो वहाँ पर आपको बोला गया है मैच्योर फेस। जो मैच्योर फेस होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, बट जो फॉर्मिंग फेस है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, नियर द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के नज़दीक जो गोल्गी एपैरेटस का जो पोर्शन प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, फॉर्मिंग फेस वाला, और उससे जो दूर होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, मैच्योरिंग फेस वाला। मैच्योर जो भी हो रहा है उसके बारे में। The cis and trans faces of the organisms are entirely different but interconnected। मतलब कि जो भी cis and trans faces जो हम लोगों ने अभी देखे वो एक दूसरे से entirely different है, मतलब कि पूरी तरह से एक दूसरे से अलग ही है, बट वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। Then after the Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular
टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? एक तो वो पैकेजिंग मटेरियल की तरह वर्क करेगा। अगर किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर ले जाना है या फिर किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर लेके आना है तो वो काम कौन करेगा? गोल्गी एपरेटस ही करेगा। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स from the ER fuses with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the mature phase। क्या होगा कि जो भी ER में से जो भी चीज़ निकली है, जिस मतलब कि वेसिकल्स के फॉर्म में जो भी ER में से चीज़ को अगर बाहर जाना है तो वो क्या करेगा कि जो गोल्गी एपरेटस है ना उसका सीस फेस इन द सेंस मैच्योरिंग फेस जो था ना वहाँ पर वो अटैच होगा और फिर सीस फेस जो है वो क्या करेगा कि उस वेसिकल को कहाँ पर पहुँचाएगा? मैच्योर फेस तक वो पहुँचाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर वो उसे बाहर निकाल देगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि न्यूक्लियस जो था वो किसके साथ डायरेक्टली अटैच था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ अटैच्ड है? गोल्गी एपरेटस के साथ। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें एक दूसरे से अटैच्ड है। सबसे पहले न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस से। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they release from its trans phase। मतलब कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रिबोसोम्स प्रेजेंट थे, राइट, रिबोसोम्स ने क्या फॉर्म किया है? प्रोटीन्स फॉर्मेशन किया है। तो उन प्रोटीन फॉर्मेशन को जब उसे सेल के बाहर निकालना है तो उसके पहले उन प्रोटीन्स के अंदर जो भी उसे मॉडिफिकेशंस करनी है वो कहाँ पर हो जाएगी? ट्रांस फेस में कंप्लीटली हो जाएगी और उसके बाद ही वो जो गोल्गी एपरेटस है वो ट्रांस फेस में से उस चीज़ को बाहर निकालेगा। देन गोल्गी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पर क्या होता है? गोल्गी एपरेटस क्या फॉर्मेशन करता है? तो गोल्गी प्रोटीन्स एंड गोल्गी लिपिड्स, इन दोनों का फॉर्मेशन भी यहाँ पर ही होता है। आफ्टर दैट लाइसोसोम्स, राइट, लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स नाम पर से ही पता चलता है कि वो क्या करेगा? लाइसिस, किसी भी चीज़ को तोड़ने में काम करेगा, तोड़ने का, ठीक है। These are membrane bound vesicle structure formed by the processes of packaging in the Golgi apparatus। मतलब कि गोल्गी एपरेटस के बाद उसके साथ अटैच्ड होता है लाइसोसोम्स। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in amount of all types of hydrolytic enzymes। मतलब कि अगर हम लाइसोसोमल वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक इन द सेंस किसी भी चीज़ को जो तोड़ते हैं ना वो सभी एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसलिए तो उसका नाम पड़ा लाइसोसोमल, राइट। लाइसोसोम्स इन द लाइसिस, किसी भी चीज़ को तोड़ने का। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कौन कौन से होंगे? लाइपेसिस मतलब कि वो लिपिड्स को तोड़ेंगे, प्रोटिएसिस मतलब कि वो प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट्स शुगर को वो तोड़ेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और वो एक्टिव कब होंगे? एसिडिक पीएच के अंदर। जब इन सेल्स को या फिर लाइसोसोम्स को जब एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो एक्टिव होंगे और वो उसका जो भी काम है वो करना स्टार्ट कर देंगे। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid। इन एंजाइम के पास क्या कैपेसिटी है कि वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड इन सभी चीज़ को डाइजेस्ट कर देगा, इन द सेंस उसे ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, राइट। तो ये काम था लाइसोसोम। ये सभी चीज़ आप स्टैंडर्ड 10th में तो पढ़ ही चुके हो, फिर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 9th में आप पढ़ चुके हो, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन कहाँ पर फॉर्म, मतलब कि वैक्यूल्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में, जिसे हम लोगों ने देखा था प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है वो बड़े होते हैं कंपेयरिंग टू एनिमल सेल्स। वहाँ पर तो कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं वैक्यूल्स।
It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक तो वाटर, दूसरा सेप, देन थर्ड वन इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड दूसरे मटेरियल्स जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर यूजफुल नहीं है. The vacuole is bounded by a single membrane called the tonoplast. अब ये जो वैक्यूल जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट के साथ वो अटैच होते हैं. इन द प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. वैक्यूल 90%. देखो सोचने जैसी बात है कि अगर हम प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो 90% का जो भी स्पेस जो है ना वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेगी. दूसरी जो 10% की जो स्पेस है उसके अंदर बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी. इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मिनरल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल. Hence, the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. यहाँ पर क्या होगा कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करेगा एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल, राइट. मतलब कि वैक्यूल्स के अंदर वो क्या करेगा कि किसी भी आयंस से दूसरे जो भी मटेरियल्स है उन सभी का वो फैसिलिटेट करेगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस वो करेगा. बट कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्रॉम द concentration gradient into the vacuole, राइट. मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में से वो किसके अंदर जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द साइटोप्लाज्म, राइट. मतलब कि वैक्यूल के अंदर जो भी आयंस एंड मटेरियल्स या फिर मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर. बट साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर कम है, ठीक है. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इन द सेंस फ्रॉम वैक्यूल टू द साइटोप्लाज्म, राइट. वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ हो रहा है, याद रखना है. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रिएशन. कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स क्या करेंगे? हेल्पफुल होंगे इन द एक्सक्रिएशन. मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए वैक्यूल्स का यूज़ करते हैं, राइट. किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी उसका जो फूड है, फूड पार्टिकल के ऊपर वो वैक्यूल फॉर्म करेंगे. फिर वैक्यूल के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, राइट. उस एंजाइम से वो फूड को डाइजेस्ट करेगा एंड आफ्टर डेथ ये जो वैक्यूल है वो ही उसे वो जो भी कचरा था ना, अब डाइजेशन के बाद जो भी उसे चाहिए था अमीबा को न्यूट्रिएंट्स, वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो कचरा बचा था वो उसे उसकी बॉडी सरफेस में से बाहर निकालना है, तो उसमें भी हेल्प कौन करेगा? उसका वैक्यूल्स ही हेल्प करेंगे. इन मैनी सेल्स एस इन प्रोटिस्ट, राइट. प्रोटिस्टा की बात की गई है आपको. फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, राइट. प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा कि किसी भी चीज़ को वो एंगल्फ कर लेंगे, राइट. एंगल्फ करने के बाद वो फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशन करेंगे और उस फूड वैक्यूल्स की हेल्प थ्रू उस फूड का डाइजेशन करके वो सेल में से बाहर निकलेंगे, राइट. तो यहाँ तक का जो भी हमारा टॉपिक था वो था. क्लियरली आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि एंडोमेट्रियम सिस्टम क्या है, राइट. एंडोमेट्रियम सिस्टम के अंदर न्यूक्लियस किसके साथ अटैच है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ अटैच है? तो गोल्गी एपैरेटस. और गोल्गी एपैरेटस लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के साथ अटैच है. मतलब कि सभी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम उन लोगों ने उसे बोला था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइट. इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे. थैंक यू. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे कि नॉर्मली चीज़ें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को पता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है. अब उसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर में हम बोले उसे तो क्या बोलेंगे हम उसे? माइटोकॉन्ड्रियन.
अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब कि जब आप उसे स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही जब तक आप उसे स्टेन नहीं करोगे आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पाओगे। मतलब कि जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करोगे माइटोकॉन्ड्रिया का तो आपको वो नहीं दिखेगा। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ या फिर स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन यूज़ करने पड़ते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मतलब कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बोला गया है कि उसका नंबर ऑफ सेल, राइट, नंबर ऑफ सेल किसके ऊपर डिपेंड होंगे, उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर, राइट। मतलब कि सेल की जो फिजियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड होंगे। मतलब कि सेल का वर्क कितना है, जितना वर्क ज़्यादा होगा सेल का उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपको साइज के बारे में बोला गया है, डायमीटर बोला गया है एंड लेंथ बोली गई है। एंड ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि जो भी माइटोकॉन्ड्रियन है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला गया आपको, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रियन कि वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो पहले अब ये स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे थियोरी बेसिस पर जाएंगे। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन लिए एक छोटा सा कट किया है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, क्योंकि उसकी लेयर्स आपको देखनी थी इसलिए। तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब कि यहाँ पर जो अंदर की सरफेस पर जो भी स्पेस प्रेजेंट होगी उसको हम लोगों ने बोला है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन, राइट, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो मैट्रिक्स एंड क्रिस्टिया, ये दोनों चीज़ें इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। देखते हैं आगे। डिस्टिंग इंटू टू एक्वायर्स कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। ये चीज़ हम लोगों ने देखी, आउटर मेम्ब्रेन मतलब कि आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर मेम्ब्रेन मतलब कि इनर कंपार्टमेंट। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट, हम लोगों ने बोला कि मैट्रिक्स। देखो तो इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, मतलब कि इनर कंपार्टमेंट को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। मतलब कि जो आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या फॉर्म करेंगी, तो एक मेम्ब्रेन फॉर्म करेगी जो प्रोटेक्ट करेगी माइटोकॉन्ड्रिया को। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी, राइट। मतलब कि जो इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या फॉर्म करेगी, नंबर ऑफ इनफोल्ड्स। इनफोल्ड्स मतलब कि इस तरह से अंदर ही अंदर फोल्ड क्रिएट करेंगी, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये जो इनर फोल्ड्स फॉर्म हुए ना उसे हम कहेंगे क्रिस्टी, राइट। देन आफ्टर टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, और वो प्रेजेंट कहाँ पर होगा, मैट्रिक्स में। द क्रिस्टी ने इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, मतलब कि उसकी सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होती जाएगी। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। मतलब कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन जो है उसका स्पेसिफिक काम है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसमें इन दोनों मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक काम है। एक चीज़ आपको बोली गई यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को वर्क करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब ऑक्सीजन मिलेगा तब ही वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएगा और वो उसका जो काम है वो कर पाएगा। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो क्या फॉर्म करते हैं, एटीपी फॉर्म करते हैं, राइट। हैंस दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कि वो एनर्जी फॉर्म करते हैं इसलिए उसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल। देखो अब जो मैट्रिक्स है वहाँ पर दूसरी कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है वो भी हमें देखनी है। तो एक चीज़ आपको बोली गई यहाँ पर सिंगल सेल्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल, देन फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि डीएनए भी है आरएनए भी है, एंड रिबोसोम। ठीक है, डीएनए आरएनए एंड रिबोसोम एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। एक चीज़ हमने बोला कि सिंगल सेल्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल, देन आरएनए मॉलिक्यूल एंड रिबोसोम्स, वो भी 70S रिबोसोम प्रेजेंट है। एंड जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो सभी कंपोनेंट्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। और द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, और उसका डिवीजन कैसे होता है, बाय फ्यूजन, राइट। फ्यूजन के बाद उसका डिवीजन होता है या फिर वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इतना ही आपको दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में देखते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है वो मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है वो भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स आर फॉर्म इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोड्स। कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी प्लांट सेल है वहाँ पर, और दूसरे यूग्लिनोड्स मतलब कि यूग्लिना, राइट, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। दूसरी चीज़ ये कि वो आपको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होती है, थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस प्लांट्स का जो कलर होता है वो भी स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मतलब कि अगर हम बात करें तो पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड्स को अगर हम डिवाइड करें तो 3 डिफरेंट टाइप्स में उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, अनदर वन इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्लोरोफिल से, राइट। तो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। देखो ये चीज़ आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल होता है उससे क्या होता है, तो प्लांट डू देयर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for tapering light energy essential for photosynthesis। वो क्या करते हैं, तो लाइट को टेपर करते हैं, मतलब कि कैप्चर करते हैं, which is essential for the photosynthesis। अगर प्लांट जो है, राइट, वो लाइट को ही कैप्चर नहीं कर पाएगा या फिर टेपरिंग नहीं कर पाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपको इतना ही दिया गया है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट देखते हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट फेट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि फेट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। मतलब कि जो भी क्रोमोप्लास्ट है वहाँ पर बहुत सारे फेट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ये दोनों क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स इन द सेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर, राइट। ऑरेंज या फिर येलोइश कलर के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, उसके बारे में आपको बोला गया है। वो पिगमेंट्स कौन से होंगे, तो कैरोटीन पिगमेंट्स होते हैं। दिस गिव द पार्ट ऑफ अ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। उसकी वजह से क्या होंगे, कैरोटीन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स का कलर कैसे होगा, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। तो लास्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट।
द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिक, मतलब कि जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका कलर ही नहीं होता, जैसे कि पानी, वाटर, राइट, वाटर का भी कोई कलर नहीं होता है एक्सेप्ट आप उसके अंदर कोई भी कलर न डालो तब तक। ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स, राइट, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होते हैं और साइज भी डिफरेंट होती है, और वो क्या करते हैं, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ पर। एमाइलोप्लास्ट, राइट, एमाइलोप्लास्ट वो क्या करेंगे, स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, तो दे स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। 10 एलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स, एलियोप्लास्ट क्या करेंगे, ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करेंगे। वेयर द ल्यूरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता ही है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द ग्रीन प्लांट्स के जो लीफ है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेनली कहाँ पर, तो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होगी, 5 to 10 मिलीमीटर, या फिर उसकी विड्थ होगी 2 to 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो है क्लोरोप्लास्ट का। मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा आप लोगों को पता है, स्टोमेटा, राइट। दूसरी चीज़ हम बात करें तो क्या होंगे, तो ग्रेन्यूल्स, थाइलेकोइड्स, राइट, ग्रेन्यूल्स भी होंगे एंड थाइलेकोइड्स भी प्रेजेंट होंगे। ये सभी जो चीज़ें हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं वन बाय वन। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of a Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। मतलब कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो वो एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल सेल, बट उस सिंगल सेल के अंदर वो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक जैसे कि हम लोगों ने देखा मेसोफिल सेल्स के अंदर, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो उसके जो नंबर है वो भी वेरीज होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, राइट, जैसे कि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ऑफ द टू द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, मतलब कि अगर दोनों के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जितनी भी स्पेस बची है ना, एक्सेप्ट द थाइलेकोइड एंड ग्रेनम, थाइलेकोइड एंड ग्रेनम के अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितनी भी स्पेस प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे स्ट्रोमेटा, राइट। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड द थाइलेकोइड्स, राइट। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होगा, मतलब कि जो ग्रीन पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आर प्रेजेंट इन द स्टोमेटा। वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा के अंदर, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, राइट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट है, और स्टोमेटा जो पोर्शन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइलेकोइड्स, राइट। और एक चीज़ और, जब थाइलेकोइड्स जो है वो एक दूसरे के साथ पाइल में कनेक्ट हो जाएंगे, राइट, पाइल में कनेक्ट हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेना। ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हो। थाइलेकोइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द piles of coin is called the grana,
ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जो थाइलेकोइड्स है वो जब इस तरह से अरेंज हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे ग्रेना। और द इंटीग्रल थाइलेकोइड्स, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होगा? इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स। In addition, there are flat membranous tubules called the stomata lamella connecting the thylakoids of different grana। देखो ये वाला पोर्शन स्टोमेटा लेमेला, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो थाइलेकोइड्स है वो और इसके जो थाइलेकोइड्स, उन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको कनेक्शंस, ये सभी जो कनेक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, राइट, ये जो कनेक्शन है उसे हम कहेंगे स्टोमा लेमेला या फिर स्टोमा लेमेला। Then the membrane of the thylakoids enclose a space called the lumen, right? थाइलेकोइड्स की जो स्पेस होते हैं, थाइलेकोइड्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। The stomata of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and protein। मतलब कि जो भी स्टोमेटा प्रेजेंट है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। आफ्टर दैट उसके अंदर दूसरी भी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा था, राइट, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, फिर आरएनए देखा था, राइट, और प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम्स भी देखे थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही प्रेजेंट है और रिबोसोम्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, एंड रिबोसोम है। यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरएनए देखने को नहीं मिले हैं, याद रखना है आपको। आरएनए आपको जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखने को मिले थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको आरएनए देखने को नहीं मिले, जस्ट डीएनए एंड रिबोसोम ही मिले हैं। आफ्टर दैट क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड्स, मतलब कि जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो गए? थाइलेकोइड्स के अंदर, मतलब कि जो ल्यूमेन है उसके अंदर। तो रिबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, क्लोरोप्लास्ट के जो भी रिबोसोम्स हैं वो स्मॉलर होंगे, मतलब कि 70s होंगे। एंड साइटोप्लाज्मिक रिबोसोम की अगर हम बात करें तो वो 80s होंगे, राइट। तो इतना ही आपको दिया गया है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है रिबोसोम्स। तो रिबोसोम्स देखते हैं अब रिबोसोम्स में आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट करें तो रिबोसोम्स आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कि रिबोसोम है ना वो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। किसने आइडेंटिफाई किया था? जॉर्ज पेलाडे इन 1953। याद रखनी है आपको डेट कि क्रोमोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और वो ऑब्जर्वेशन किसने किया था? तो जॉर्ज पेलाडे इन द 1953। आफ्टर दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ रिबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब कि आरएनए से बना हुआ था, एंड प्रोटीन्स एंड आर ऑल्सो सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब कि रिबोसोम जो है वो आरएनए से बना हुआ है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी है और उसके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, राइट, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो यूकैरियोटिक रिबोसोम्स आर 80s, मतलब कि यूकैरियोटिक रिबोसोम कितने होंगे? 80s होंगे, और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो 70s रिबोसोम होंगे। और यहाँ पर जो एस आप लिखते हो ना 70s 80s, जो एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको यहाँ पर बोला गया है स्वीटबर्ग्स यूनिट, मतलब कि स्वीटबर्ग नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने रिबोसोम्स को आइडेंटिफाई किया था, उसके नंबर को आइडेंटिफाई किया था, उसका स्ट्रक्चर दिया था, राइट। मतलब कि इसके बेसिस पर आप क्या कह सकते हो कि जो भी रिबोसोम है उसकी डेंसिटी या फिर उसकी साइज कितनी है वो आप इसके ऊपर से कह सकते हो। देखो हियर एस स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइट। इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, राइट, मतलब कि डेंसिटी एंड साइज का अगर मेजरमेंट की हम बात करें तो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। Both 70s and 80s ribosome are composed of 2 सब यूनिट्स, राइट, मतलब कि दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं रिबोसोम्स के अंदर, जो हम 12th में डिटेल में देखेंगे।
आफ्टर दैट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इन द सेंस नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि उसका स्ट्रक्चर, राइट, मतलब कि कोई भी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा उसके बारे में। तो देखें तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन कहेंगे। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support। उसका बहुत ज़्यादा काम है। सबसे पहला तो मैकेनिकल सपोर्ट, राइट, ये तो है। दूसरा मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का जो शेप है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में भी साइटोस्केलेटन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आफ्टर दिस जो है टॉपिक हमारा वो है सिलिया एंड फ्लैजेला। तो जैसे कि आप लोगों को पता है सिलिया एंड फ्लैजेला का काम क्या होता है, फॉर द मूवमेंट या फिर लोकोमोशन के लिए काम होता है सिलिया एंड फ्लैजेला दोनों का, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि सब ऑर्गेनिजम्स के पास सिलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट हो, ऐसा 100% नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास जस्ट फ्लैजेला ही प्रेजेंट होता है, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा होता है कि जस्ट सिलिया ही प्रेजेंट है, उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। बट एक चीज़ तो है कि सिलिया हो या फ्लैजेला हो, उन दोनों का काम तो सेम ही है, जो है लोकोमोशन या फिर मूवमेंट का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सिलिया जिसे हम सिंगुलर में कहेंगे सिलियम, या फिर फ्लैजेला जिसे हम कहेंगे फ्लैजेलम, आर हेड लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के हेड लाइक आउटग्रोथ है जो सेल मेम्ब्रेन में से बाहर निकलते हैं। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर which work like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid, ठीक है। सिलिया का काम क्या है, या तो वो मूवमेंट करेगा किसी भी सेल को, मतलब कि सेल का मूवमेंट करेगा, या फिर वो मूवमेंट करेगा उसके आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है उसको, राइट। मतलब कि क्या करेगा, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिलिया है तो वो कैसे मूवमेंट करेगा कि अपने हाथ को आगे, मतलब कि सिलिया आगे करेगा देन उसे पीछे करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड उसके आजू बाजू के सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है, राइट, उसे वो पीछे धकेलेगा, ठीक है। जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं ना, उसके अंदर जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही, मतलब कि जैसे हमारे हाथ वर्क करते हैं ना वैसे ही इसका भी मूवमेंट कैसा होगा, सिलिया का सेम टू सेम वैसा ही मूवमेंट होगा। आफ्टर दैट फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, राइट। फ्लैजेला होते हैं वो बड़े होते हैं और उसका मूवमेंट किसके अंदर हेल्प करते हैं, तो सेल मूवमेंट में वो हेल्प करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेसेस फ्लैजेला बट दिस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। मतलब कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी आपको फ्लैजेला तो देखने को मिलते हैं, बट वो कंपैरेटिवली या फिर स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसका यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से। देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सिलियम और फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर हम करें सिलिया फ्लैजेला की, तो हमें पता चला कि उसके ऊपर जो बाहर की लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर करते हैं, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। दिस कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम, possesses a number of microtubules running parallel to a long axis। वहाँ पर बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से रन होते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये है सिलिया, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर है मतलब कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखा आपको, एक तो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ के वहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, उसकी 9 पेयर्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ से स्टार्ट करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 और 9 पेयर्स प्रेजेंट है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो भी डबलेट्स में, मतलब कि 2-2 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, राइट।
दूसरी चीज़ ये कि ये जो भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। किससे अटैच है? तो इंटर डबलेट ब्रिज। यहाँ पर आप जब बुक के अंदर देखो तो ये तो आपको दिखेगा, एक रेड कलर की लाइन दिखेगी आपको जो है इंटर डबलेट ब्रिज। मतलब कि वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उन सभी को वो एक दूसरे के साथ अटैच रखने में हेल्प करता है। ठीक है। आफ्टर दैट बीच की अगर बात करें, सेंटर पोर्शन में क्या है? सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल है। वहाँ पर सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, राइट। और लास्ट अगर हम बात करें तो एक चीज़ ये है कि जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब कि जो भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट है वो एक रेडियल स्पोक उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये जो रेडियल स्पोक आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी 9 पेयर्स है ना, उन सभी के पास रेडियल स्पोक का एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच करके रखता है। मतलब कि जो भी सेंटर शीथ है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सेंट्रल शीथ राइट, रेड कलर का जो पोर्शन है उसके साथ रेडियल स्पोक जो है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को वो उसके साथ अटैच करके रखता है। आगे देखते हैं। तो एक्सोमिनियन यूजुअली हैज़ 9 पेयर्स ऑफ डबलेट। ठीक है, यही चीज़ हमने देखी कि 9 पेयर्स ऑफ डबलेट है और रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वहाँ पर रेडियली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है। सभी चीज़ें डायग्राम के अंदर दी गई है आपको। सच एन अरेंजमेंट ऑफ axonal microtubules is referred to as 9+2 array, right? 9 यहाँ पर 9 + 2 is equal to 9+2 array बोला गया है उसको। The central tubules are connected by bridge and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke। ये चीज़ भी मैंने आपको बोली कि जो सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल है उसके साथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होकर रहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, राइट। रेडियल स्पोक उसे अटैच करके रखते हैं। थस देयर आर 9 रेडियल स्पोक, मतलब कि रेडियल स्पोक्स भी कितने होंगे? 9 रेडियल स्पोक्स होंगे। क्यों? क्योंकि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स हमारे पास प्रेजेंट थे। तो जितने भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स थे उतने ही रेडियल स्पोक्स भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ये भी चीज़ हमने देखी कि जो भी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द इंटर डबलेट ब्रिज या फिर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, राइट। लिंकर्स से वो अटैच्ड हैं। बोथ सिलिया एंड फ्लैजेलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। मतलब कि ये जो भी सिलिया है या फिर जो भी फ्लैजेला है वो दोनों फॉर्मेशन कहाँ से होता है उन दोनों का स्ट्रक्चर का? तो बेसल बॉडीज। ठीक है, तो ये था सिलिया एंड फ्लैजेला। अब जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, आपको बुक के अंदर सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स जो है उसका डायग्राम नहीं दिया गया है, बट मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर से आप लोगों को सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोजोम क्या है वो भी क्लियर कट आपको आइडिया आ जाएगा। बट उसके पहले हम लोग इसकी जो थियरी है वो एक बार देख लेते हैं, राइट। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेंट्रियोल्स, राइट। मतलब कि सेंट्रोजोम जो है वहाँ पर याद रखते जाना क्या क्या चीज़ें आ रहे हैं ना वो, राइट। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो सेंट्रोजोम है वहाँ पर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियल मटेरियल। उसके ऊपर पेरीसेंट्रियल मटेरियल अरेंज्ड होता है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन एंड सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि जो दोनों सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट है ना वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री एंगल। देखो एक सेंट्रियोल ऐसे होगा तो दूसरा सेंट्रियोल ऐसे होगा, राइट। परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से each other
हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड लाइक द कार्ट व्हील, राइट, मतलब कि कार्ट व्हील देखो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब कि व्हील जो होता है ना, कार्ट व्हील जो होता है इस तरह से अरेंज होगा, समझ पाए आप। देन आफ्टर they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of tubulin protein, मतलब कि वहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो पेरिफेरल फाइब्रिल्स के पास। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। अब ये चीज़ भी हम देखेंगे कि पेरिफेरल फाइब्रिल्स जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में क्यों है और किस तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, और एडजेसेंट मतलब कि बाजू बाजू के, ठीक है, जो बाजू बाजू के जो ट्रिपलेट्स है ना वो भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, मतलब कि कनेक्टेड है। द सेंटर पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटेनियस एंड कॉल्ड द हब, राइट। क्या बोला गया आपको कि जो भी प्रोक्सिमल रीजन है सेंट्रियोल का, राइट, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है तो प्रोटीनियस पार्ट प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हब, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। जैसे हम लोगों ने आगे के टॉपिक में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि जो भी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स जो हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किसकी हेल्प से तो रेडियल स्पोक्स की हेल्प से, और ये जो रेडियल स्पोक्स है वो किससे बने हुए हैं तो प्रोटीन्स, राइट। याद रखना आपको कि रेडियल स्पोक्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं तो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, राइट, and spindle fiber that give rise to the spindle apparatus during cell division in animal cell, राइट। तो ये चीज़ में भी आप लोगों को नॉर्मली इजी वे में मैंने आपको समझाया है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे उसका डायग्राम। तो हम लोग देख रहे थे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। सबसे पहला जो ब्लूइश कलर का जो पूरा डायग्राम है ये वाला, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सेल है, राइट, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सेंट्रोसोम है वो किस तरह से अरेंज है वो भी हम लोगों ने देखा था कि एक सेल के अंदर 2 सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं जो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, राइट, मतलब कि 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप वहाँ पर देख सकते हो इजीली कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर उनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है वो कितने प्रेजेंट होते हैं तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से गिनोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो पेयर है वो भी कैसे है तो ट्रिपलेट के फॉर्म में। ये भी हम लोगों ने देखा था कि पेरिफेरल फाइब्रिल्स जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो भी माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो ट्रिपलेट फॉर्मेशन हुआ है वो भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव फाइबर्स, ठीक है। और वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टिव फाइबर्स से अटैच्ड हैं। फिर हम लोगों ने देखा था रेडियल स्पोक्स, राइट, रेडियल स्पोक्स भी देखा था कि रेडियल स्पोक्स क्या करते हैं तो जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है या फिर पेरिफेरल फाइबर्स जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में, उसको वो क्या करेगा सेंटर पॉइंट के साथ उसे अटैच्ड करके रखेगा, राइट। तो इस डायग्राम से आप लोगों को ये इजीली समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, वो हम डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना है आपको, साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनेल है वो उस तरह से आइडेंटिफाई किया इन द 1830
1. लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। उसके बाद क्या किया गया कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था, मतलब कि पहले किसी को पता नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, राइट, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ये किसी को भी पता नहीं था पहले, इसलिए स्टार्टिंग में क्या किया, तो ये जो भी मटेरियल है उसको स्टेन किया गया विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई, राइट, वॉज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। और उसके बाद फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने नाम उसे क्या दिया गया, दिया क्रोमेटिन, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन नाम दिया गया था स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडेड, इंटरफेस, राइट, मतलब कि स्टार्टिंग फेज है जब सेल डिवीजन नहीं होता, अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता है तब की बात है। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वन ऑफ द स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई। ये स्ट्रक्चर देखिए आपको पता चल जाएगा। ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ना, जिसे हमने कहा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इन द सेंस क्या हुआ, न्यूक्लियोली, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इन द सेंस होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट, मतलब कि ये पूरा एक न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस से पूरा, उसके अंदर क्या देखा हम लोगों ने, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के आजू बाजू में जो भी सरफेस एरिया प्रेजेंट है, खाली सरफेस एरिया, उसे हमने कहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर हम कहेंगे उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स, राइट, और क्रोमेटिन, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वॉज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एक चीज़ साफ आप लोगों को पता चल गई आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, राइट। क्या बोला कि जो भी पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो थी ना, मतलब कि पेरिफेरल मतलब कि ये मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, राइट, जिसे हमने कहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पर 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में 10 to 50 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहता है, जिसे हमने कहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, राइट। मतलब कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। उन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो है 10 to 50 नैनोमीटर की, ठीक है, और उस स्पेस को हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। Forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। और वो क्या करेगा, वन टाइप ऑफ बैरियर क्रिएट करेगा कि जो भी सेल जो है, या फिर जो भी मटेरियल जो आउटसाइड प्रेजेंट है सेल की आउटसाइड एंड सेल के अंदर, उन दोनों के बीच में वो एक बैरियर क्रिएट करेगा, इन द सेंस सभी चीज़ों को अंदर बाहर वो नहीं आने देगा, राइट। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it, right। मतलब कि क्या बोला है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होगा, रिबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of 2 membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecule takes place in both the direction between the nucleus and the cytoplasm। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियर पोर, राइट, मतलब कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की सरफेस, मतलब कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जब न्यूक्लियस में रिबोसोम्स या फिर कोई भी प्रोटीन्स फॉर्मेशन होते हैं ना, तो उसको वो न्यूक्लियर पोर की हेल्प थ्रू न्यूक्लियस से बाहर लेके आते हैं और डायरेक्टली किसको देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को,
ठीक है, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रिबोसोम्स, राइट। तो ये जो रिबोसोम्स और जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो डेवलप कहाँ से हुए, प्राइमरी डेवलप कहाँ से हुए, तो फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से ही वो डेवलप होते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली वैसे देखें तो हम लोगों को पता है कि एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, मतलब कि कुछ बार वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं आपको कि एक सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स, राइट। हमारे जो आरबीसी सेल्स होते हैं उसके पास न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है। एंड दूसरे बहुत सारे मैमल्स भी हैं, या फिर दूसरे एग्जाम्पल दूँ आपको तो सीव ट्यूब सेल, राइट। सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं वहाँ पर भी आपको मतलब कि वास्कुलर प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें न्यूक्लियर मैट्रिक्स की, या फिर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। तो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। दो चीज़ें उसके पास प्रेजेंट होते, एक तो बोला है कि न्यूक्लियोलस एंड दूसरा क्रोमेटिन। द न्यूक्लियाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जो न्यूक्लियोली है वो क्या है, एक तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और कहाँ पर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। The content of nucleosome is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane bound structure। जैसे कि हमको पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इन द सेंस उसके ऊपर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो फ्री स्टेट में घूमता रहेगा। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिवेशन रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की एक्टिवेशन साइट कौन सी है, तो क्या लिखोगे आप, न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, एक्टिवेशन साइट है फॉर द रिबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आफ्टर दैट large and more numerous nucleoli are present in the cell actively carried out protein synthesis। उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठा होंगे और वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। ओके, देन you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber protochromatin। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि इंटरफेस मतलब कि जो स्टार्टिंग का जो फेस होता है वहाँ पर जो भी न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, राइट। क्रोमेटिन्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये चीज़ें जो है ना, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये सभी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 10 जब स्टडी करेंगे ना, तो उसके अंदर से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ सेल, मतलब कि जो लाइफ साइकिल होती है सेल की वो देखेंगे। फिर मेटाफेज मतलब कि माइटोसिस, मियोसिस के जो भी स्टेजेस हैं वो सभी स्टेजेस जब हम डिटेल में देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। But during different stages of cell division, cells show structured chromosome in place of the nucleus, right। मतलब कि जब आप सेल डिवीजन देखोगे तो तब क्या होता है कि जो भी सेल्स है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना वो कौन से फॉर्म में होते हैं, तो क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं, और क्रोमोसोम के फॉर्म में ही वो डिवाइड होते हैं। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए। मतलब कि क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो उसके साथ साथ, राइट, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो है हिस्टोन प्रोटीन, अनदर वन इज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। स्टैंडर्ड 12 के अंदर आप लोग ये सभी चीज़ें जो है वो डिटेल में देखोगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, फिर
जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, मतलब कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी चीज़ें आप डिटेल में देखोगे। देन नेक्स्ट आप देखोगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, वो भी देखोगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, वो भी देखोगे। उसके नाम देखोगे, कौन कौन से नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स है, उसका काम क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आफ्टर दैट a single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46। ठीक है, मतलब कि जो सिंगल ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, राइट, तो उसके अंदर से अगर हम एक सेल को अगर निकालें तो उसके अंदर जो डीएनए उसका अगर मेजरमेंट करें तो हमें मिलेगा 2 मीटर। ठीक है, और टोटल कितने होंगे, 46, राइट। देन every chromosome essentially has a primary constituent or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochores are present। देखो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर वहाँ पर आप देख सकते हो काइनेटोकोर्स दिख रहे हैं आपको, बट आप लोगों को सेंट्रोमियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है ना बीच का पोर्शन, ये बीच के जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पर लिखा गया है सेंट्रोमियर, राइट। मतलब कि सोचो कि ये जो है वो है सेंट्रोमियर है। यहाँ पर ये जो आपको आर्म दिख रहा है ना, ये सभी आर्म्स, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, तो काइनेटोकोर्स, मतलब काइनेटोकोर्स यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब कि सेंट्रोमियर बीच में और उनकी दोनों के साइड पर क्या होगा, काइनेटोकोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों काइनेटोकोर्स, तो उसके बीच वाला जो पोर्शन होगा ना, ये बीच वाला पोर्शन, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, राइट। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंट्रोमियर, राइट, उसके अगर हम क्रोमोसोम के टाइप देखें, मतलब कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर अगर हम क्रोमोसोम के टाइप देखें तो 4 डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक, अनदर वन इज द सब मेटासेंट्रिक, थर्ड वन इज द एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ वन इज द टेलोसेंट्रिक। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हो ऊपर के हाथ और नीचे के हाथ दोनों वैसे देखें तो इक्वल ही है, राइट, मतलब कि उसकी जो हाइट लेंथ है वो इक्वल है, इसलिए उसको हमने बोला है मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर थोड़ा सा दूर है, राइट, फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इन 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म। ये आप देखो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से कुछ दूर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 जो आर्म मिलेंगे वो शॉर्ट आर्म होंगे और 2 जो आर्म मिलेंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग आर्म, राइट। तो उसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर के एकदम नज़दीक, राइट, सेंट्रोमियर के एकदम नज़दीक प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक जो आर्म होगा वो एकदम एक्सट्रीमली शॉर्ट होगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो उसकी वजह से हम उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। वेयरएज द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो जो आर्म है ना, ऊपर के जो 2 शॉर्ट आर्म है वो एकदम छोटे हैं कंपेयरिंग टू द लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर डिवीजन होगा तो उसे हम कहेंगे टेलोसेंट्रिक। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर,
राइट, मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन की मतलब कि सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होगी उसके बेसिस पर जो भी क्रोमोसोम का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा वो ये था। लास्ट देखते हैं अब। Sometimes a few chromosomes have non-standing secondary constitutions at a constant location. This gives appearance of a small fragment called the satellite. क्या होता है कि कुछ बार जो क्रोमोसोम्स होता है ना उसके ऊपर एक सेकेंडरी पोर्शन बनता है जिसे हम कहते हैं नॉन स्टेनिंग, मतलब कि जब आप क्रोमोसोम को स्टेन करोगे ना तो वो ऊपर का जो पोर्शन होगा क्रोमोसोम के ऊपर का पोर्शन वो किसी भी स्टेन से वो स्टेन नहीं होता है, ठीक है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के एकदम ऊपर के पोर्शन पर जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट। देखो डायग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखो मेटासेंट्रिक वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। लास्ट है माइक्रोबॉडीज। Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes and present in both plants and animals। मतलब कि जो माइक्रोबॉडीज है वो क्या है, तो वन टाइप ऑफ वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो मेनली आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स के अंदर आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। Thank you.